ज़रा सोचिए दोस्तों कि जिस इंसान से आप लोग सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर उसी की जान पर बन आए तो आप क्या करेंगे। दरअसल इस लड़की को ये हिदायत की गई थी, अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कहा, तुमने किसी से जिक्र भी किया, तो जिससे तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो, तुम्हारी माँ, उस माँ को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो लड़की थी, इसकी उम्र मात्र अभी 17 साल है, लेकिन ये अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, क्योंकि इसकी जो माँ है ये भी अपनी बेटी की जो परवरिश है ये बहुत ही बेहतर तरीके से कर रही थी। हर उसके सपने पूरे कर रही थी, हर ख्वाब पूरे कर रही थी। इसलिए जो लड़की है ये भी अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत कर रही थी। लेकिन अचानक से इस लड़की से कहा जाता है कि तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा तुम सहती रहना। अगर तुमने इस बारे में ज़रा सी भी ज़ुबान खोली और तुमने किसी से भी कुछ भी कहा, तो जिससे तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो, जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, तुम्हारी माँ, उस माँ को ही इस दुनिया से चलता कर दिया जाएगा। ज़रा सोचिए, इस लड़की के ऊपर जो सितम ढाया जा रहा था, जो इस लड़की के ऊपर सितम किए जा रहे थे, वो सितम करने वाले कोई गैर नहीं थे, बल्कि इस लड़की को जिन्होंने गोद में खिलाया था वही इस लड़की के ऊपर सितम कर रहे थे। अब दोस्तों, जिस माँ की कसम इस लड़की को दी गई थी, जिस माँ के बारे में इससे कहा गया था कि तुम्हारी माँ को इस दुनिया से विदा कर दिया जाएगा, जब उस माँ को ये बात पता चलती है कि उसकी बच्ची पिछले कई सालों से कुछ ऐसी चीज़ें बर्दाश्त कर रही है जो कि सिर्फ उसी की वजह से कर रही है, उस माँ को ये लगता है कि अगर ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लोग हैं जो मेरी बच्ची के साथ में इस तरीके का काम कर रहे हैं, अगर मैं इस दुनिया में ना होती और वो मेरी कसम इस लड़की को ना देते, मुझे जान से मारने की धमकी ना देते, तो शायद मेरी बच्ची ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन दोस्तों, जब ये माँ को बात पता चलती है तो माँ इस बेटी की ढाल बनती है और उसके बाद में पुलिस थाने पहुँचती है। और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में जो बातें बताती है, लोगों को जब ये बातें पता चलती हैं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू जब ये बातें लोगों तक आती हैं, तो लोग सोचने और समझने पे मजबूर होते हैं कि आखिर आज के इस समाज के अंदर किस किस तरीके के, किस किस विचार के लोग रहते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना आप लोग को सोचने समझने पे मजबूर कर सकती है। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है ललितपुर। और दोस्तों, इसी ललितपुर के अंदर एक महिला अपनी 17 साल की बेटी को लेकर ललितपुर कोतवाली में जाती है, थाने में जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद में जो वहाँ पर पुलिस वाले मौजूद होते हैं, उनको 2 पेज का एक लेटर उनके सामने रख देती है। और दोस्तों, जब उस लेटर को वहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो जब देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और वो उन माँ बेटी के सामने टिक नहीं पाते हैं। वहाँ से कुछ बहाना बनाकर बाहर उठ के चले जाते हैं। आंखें नम थीं, आंखों में आंसू थे, जो कुछ भी आंखों में आंसू थे वो बाहर अकेले में ही निकलते हैं। एकदम से वो जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, उनको शौक लग जाता है। वो उनको तो सोचने समझने की उनकी जो शक्ति थी ये एकदम से जा चुकी थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये पहला ऐसा केस था जिसके अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें थी। अब दोस्तों, जैसे तैसे कर ये जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं अपने आप को संभालते हैं और संभालने के बाद में अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से मोबाइल फ़ोन निकालते हैं। और मोबाइल फ़ोन निकालने के बाद में जो उस एरिया के जो एसपी साहब होते हैं, निखिल पाठक जी, उनको कॉल करते हैं। और उनको कॉल करने के बाद में कहते हैं कि साहब, मेरी ज़िंदगी में जो मेरा अब तक का जो कैरियर रहा है उसमें ये पहला ऐसा केस आया है जिस केस को जब मैंने पढ़ा तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। अब इस तरीके का केस है, अब आप ही बताइए कि इस तरीके के केस को किस तरीके से हैंडल किया जाए। अब दोस्तों, जो वहाँ के एसपी साहब होते हैं, निखिल पाठक जी, जब वो पूरी कहानी सुनते हैं तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। उसके बाद में सीधा इस ललितपुर कोतवाली में आते हैं और जो लेटर रखा हुआ था 2 पेज का, उस लेटर को तो नहीं पढ़ते बल्कि इस बिटिया की तरफ देखते हैं और देखते हुए कहते हैं कि बेटी, क्या हुआ है, मैं सुनना चाहता हूँ। और दोस्तों, जैसे ही वो लड़की एसपी साहब द्वारा ये बातें सुनती है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, रोने लग जाती है। उसके बाद में जैसे तैसे उस लड़की को संभाला जाता है, उसको पुचकारा जाता है, दिलासा दिया जाता है कि जो कुछ भी होगा ठीक होगा। तो उसके बाद में जो लड़की है जब अपनी आप बीती बताना शुरू करती है, तो वहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं ये भी अपने आप को संभाल नहीं पाते, आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन जैसे तैसे कर ये अपने आप को संभालते हैं और पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से सुनते चले जाते हैं। और दोस्तों, एक जो अधिकारी होता है आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं टूटता। अधिकारी अगर अपने आप को नहीं संभालेगा तो जो यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आया है, जो अपनी आप बीती सुनाने आया है, वो कैसे समझेगा कि उसको इंसाफ मिल सकता है। इसलिए जो एसपी साहब होते हैं ये अपने आप को संभाले हुए होते हैं और जो पूरी कहानी वो सुनते हैं,
इसको सुनने के बाद में आप लोग भी एक बार को यकीन नहीं करेंगे। आप लोगों के पांव तले से भी ज़मीन खिसक सकती है। आप लोग भी सोचेंगे कि समाज के अंदर आखिर किस किस तरीके के किस किस विकृत मानसिकता के लोग पड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें पाला पोसा, हमें अपनी गोद में खिलाया। अगर वो भी हमारे सगे नहीं हैं, अगर वो भी मौका मिलकर हमारे साथ में क्राइम और कुछ इस तरीके के कृत्य करने से नहीं चूक रहे, तो फिर इंसान अगर भरोसा करेगा तो फिर किस पे करेगा। दरअसल दोस्तों, असल में इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कि जब ये लड़की 11 साल की थी और आज इसकी उम्र 17 साल के आसपास है और कक्षा 6 में पढ़ती थी। 11 साल इसकी उम्र है, कक्षा 6 में पढ़ती है। और एक दिन इसके जो पिताजी हैं वो इस लड़की के पास आते हैं और इसे अपना मोबाइल फ़ोन देते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने लगी हो और काफ़ी मोटी भी हो गई हो। ये वीडियो है, स्पेशल तुम्हारे लिए है, इस वीडियो को देखिए। अब दोस्तों, जैसे ही वो लड़की उस वीडियो को देखती है तो वीडियो को देखने के बाद में उसे ज़रा भी देर नहीं लगती है समझने में कि किस तरीके का वीडियो है। दरअसल वो जो वीडियो था, उस वीडियो को कोई भी सभ्य समाज की महिला या फिर कोई लड़की देखना ही पसंद नहीं करेगा। वो वीडियो एक पॉर्न वीडियो था। उसमें एक महिला, एक पुरुष आपत्तिजनक हालत में। अब ये लड़की अपने पिताजी को मोबाइल वापस करते हुए कहती है कि पिताजी, ये किस तरीके का वीडियो है। उसके बाद में वो जो उसका पिता होता है वो उसे आंखें दिखाते हुए उसके ऊपर गुर्राते हुए कहता है कि ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है और इस वीडियो को देखो। आखिरकार दोस्तों, मजबूरी में उस लड़की को वो वीडियो देखना पड़ता है और उसके बाद में अगले ही दिन उसका जो पिता होता है वो अपनी बेटी के लिए एक नए जोड़ी कपड़े ले आता है। और दोस्तों, उसके बाद में वो नए जो कपड़े लेके आया था अपनी बेटी को देते हुए कहता है कि ये कपड़े पहन लो, स्पेशल तुम्हारे लिए लाया हूँ और आज मैं तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाऊंगा। उसके बाद में मोटरसाइकिल चलाने सिखाने के बहाने वो अपनी बेटी को अपने साथ बैठाता है और महेशपुरा खेतों की तरफ लेके जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद में अपनी बेटी के साथ में मुंह काला करता है। ये बेटी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, अपनी मदद की गुहार लगाती है, इस पिता को अपने रिश्ते की दुहाई देती है। लेकिन दोस्तों, ये जो पिता था ये उसके साथ में मुंह काला करता है, दरिंदगी करता है। दुनिया में कोई भी बाप हो, भले ही वो कितना ही एक तरीके से ऐसे समाज में बैठा हुआ हो जिसमें ना एक तरीके से संस्कार हो, ना कुछ हो, लेकिन उसको अपना और अपनी बेटी का रिश्ता पता होगा। इसलिए वो एक तरीके से अपनी बेटी के साथ तो मुँह काला करने से रहा। लेकिन ये जो बाप था ये अपनी बेटी के साथ में ही मुँह काला करता है और उसके बाद में उसे डराता है, धमकाता है कि तुम घर तो जा रही हो, लेकिन इस बारे में अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहा तो जिससे तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो, तुम्हारी माँ, उस माँ को मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दूंगा। अब दोस्तों, ये जो लड़की थी इसकी उम्र मात्र 11 साल थी। 11 साल की बच्ची डर जाती है, सहम जाती है। वो सोचती है कि अगर उसने इस बारे में किसी से भी कहा तो उसका जो बाप है, उसका जो पिता है, उसकी माँ को जान से मार देगा। अब दोस्तों, ये जो लड़की थी ये दर्द में कराह रही थी और इसकी आंखों में आंसू थे। जो पीड़ा ये महसूस कर रही थी शायद इसके बाप को उसका अंदाज़ा भी नहीं था। लड़की सोचती है अगर बताया तो मुश्किल हो जाएगी, माँ की ज़िंदगी खतरे में है। उसके बाद में इसी दर्द के साथ में वो अपने घर जाती है और घर जाने के बाद में अपनी माँ या फिर किसी को भी कुछ भी नहीं बताती है। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये लड़की स्कूल जाती है और स्कूल जब जाती है तो एक दिन इसका जो पिता होता है वो स्कूल से अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है। उसके बाद में उसे स्कूल से जब लेके आता है तो रास्ते में एक गोलगप्पे की शॉप पर लेके जाता है और वहाँ पर इसे गोलगप्पे खिलाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गोलगप्पों के अंदर नशा होता है। वो लड़की जैसे ही गोलगप्पों को खाती है उसे होश नहीं रहता है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो एक होटल के अंदर होती है। जैसे ही वो होटल के अंदर होती है तो वहाँ पर एक नया शख्स होता है। यानी एक रोज़ इसके बाप ने इसके साथ मुँह काला किया था और आज इसके पिता ने किसी और शख्स के हाथों इसे नीलाम कर दिया था। उसके बाद में वो जो नया शख्स उस होटल के अंदर था वो उस 11 साल की लड़की के साथ में वही सब कुछ करता है, वही दरिंदगी करता है जो उसके बाप ने उसे खेतों पर ले जाके किया था। दोस्तों, जब इस लड़की को सही तरीके से होश आता है, क्योंकि नशे के गोलगप्पे इसने खाए थे, जब इसको सही तरीके से होश आता है तो इसकी चप्पलें अलग बिखरी पड़ी हैं, बैग अलग पड़ा है, कपड़े अलग पड़े हैं। उसके बाद में जब इसे सही तरीके से होश आता है तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरे साथ में क्या हुआ है। तो जो इसका पिता होता है वो कहता है कि जो तुम्हारे साथ में हुआ है वो आगे भी होगा और अब तुम्हें इससे बर्दाश्त करने की आदत डाल लेनी चाहिए। और तुम्हें याद है अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो फिर तुम्हारी माँ के साथ में क्या होगा, इसका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं है। दोस्तों, ये जो लड़की थी इस बार भी अपने पिता की जो धमकी थी उस धमकी से डरती है और उसके बाद भी इस पीड़ा को, इस जहर को पी जाती है और उसके बाद में ये इस वाली घटना के बारे में भी किसी से कुछ नहीं कहती है। दोस्तों, बात यहीं नहीं रुकती है। उसके बाद में ये जो सफ़र था, वहाँ से ये जो वक्त था, ये वक्त आगे बढ़ता है
और दोस्तों उसके बाद में जो लड़की थी जब कभी भी स्कूल जाती थी तो स्कूल से ये घर नहीं जाती थी, बल्कि इसका जो पिता था वो इसे होटल में लेके जाया था। हर दिन एक नया होटल, हर दिन एक नया व्यक्ति, और जो सिलसिला था ये लगातार चलता रहता है, वक्त गुजरता रहता है। लेकिन जब भी ये लड़की अपने घर आती थी तो इसको इसकी जो माँ है ये बेहोशी की हालत में मिलती थी। यानी इसकी माँ को कुछ नशीले ऐसे इंजेक्शन दिए जाते थे, कुछ ऐसे नशीले पदार्थ दिए जाते थे जिससे उस माँ को ये ना पता चल सके कि उसकी बेटी घर कब आई और कब गई। और दूसरे इस बीच में इसका जो बाप था, इसका जो पिता था, ये अपनी बेटी के साथ में वो सब कुछ कर चुका था जिसको सोचने भर से ही घिना जाती है। अब दोस्तों अलग अलग होटल, अलग अलग व्यक्ति लगातार चलते रहते हैं। ये जो लड़की थी अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को अपने कलेजे के अंदर दबाए हुई थी। उधर जो माँ की हालत थी नशीली दवाओं की वजह से, उसको भी देखकर इसका दिल कटने लगा था। दोस्तों वक्त गुजरता रहता है, लेकिन अब जो हद थी हद से ज़्यादा गुजर चुकी थी, क्योंकि अब ये जो लड़की थी ये शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, नामी गिरामी जो रसूखदार लोग थे, उनको भी सौंपे जाने लगी। अब ये बड़े बड़े लोगों के हाथ का खिलौना बन चुकी थी। दोस्तों लगातार इस लड़की के साथ में वो सब कुछ हो रहा था जिसका अंदाज़ा ना तो माँ को था, ना और किसी व्यक्ति को था, ना आस पड़ोस में किसी व्यक्ति को था कि ये 11 साल की लड़की आखिर किस तरीके का दर्द झेल रही है, किस तरीके की पीड़ा झेल रही है। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है। लड़की 11 साल की थी, 12 की हो जाती है, 13 की हो जाती है, 14 साल की लड़की हो जाती है, 15 की हो जाती है। सालों का वक्त बीत जाता है, लेकिन दोस्तों कोई भी इस लड़की का दर्द समझने को तैयार नहीं था। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये लड़की किस तरीके की तकलीफ़ में है, किस तरीके के दर्द में। इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ एक ही खौफ था, अपनी फिक्र नहीं थी कि उसकी माँ जो है वो सलामत रहे, उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहे। दोस्तों भले ही कोई समझे या ना समझे, लेकिन जो माँ होती है ये अपनी बेटी का दर्द समझती है। उसको साफ दिखाई पड़ रहा था कि उसकी बेटी आखिर किस तरीके की परेशानियों में है। एक दिन वो अपनी बेटी को अपने पास बिठाती है और बिठाने के बाद में कहती है कि बेटा क्या बात है। उसको दुलारती है, उसको पुचकारती है और कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। वो जो लड़की थी माँ के सामने रोती तो है, आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन अपनी माँ से कुछ नहीं बताती है। बताती है तो अपने भाई को बताती है। दोस्तों जो भाई होता है जब अपनी बहन की ये बात सुनता है कि उसके साथ में पिछले कुछ सालों से इस तरीके का हो रहा है, तो वो भी मौके का फ़ायदा उठाता है और अपनी बहन के साथ में मुँह काला कर लेता है। दोस्तों उसके बाद में जो लड़की थी अपने ताऊ को बताती है कि उसके साथ में क्या हो रहा है, तो जो ताऊ था ये भी उस लड़की के साथ में मुँह काला कर लेता है। उसके बाद में ये अपने 3 चाचाओं को बताती है। जो 3 चाचा होते हैं ये भी अपनी भतीजी के साथ में मुँह काला कर लेते हैं। ज़रा सोचिए, बाप लड़की का रेप कर रहा है, शारीरिक शोषण कर रहा है, सगे भाई ने भी कर डाला, ताऊ ने भी कर डाला, और जो 3 चाचा होते हैं उन्होंने भी बड़ी बेरहमी के साथ में इस मासूम का रेप कर डाला। और आप लोग सभी जानते हैं कि जो बाप है ये शहर में अलग अलग लोगों के साथ में उस लड़की को सौंप रहा है। कोई भी इस लड़की के दर्द को समझने को तैयार नहीं है, चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे बाप हो। घर में भी इस लड़की की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, बाहर भी इस लड़की की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। भले ही दोस्तों कोई भी इस लड़की के दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन दोस्तों जो माँ थी एक बार फिर अपनी बेटी को अपने पास बिठाती है और अपने पास बिठाने के बाद में कहती है कि बेटा बताओ। उसको वास्ता देती है, अपने दूध का वास्ता देती है, अपने रिश्ते का वास्ता देती है। उसके बाद में इस लड़की को अपनी माँ के सामने टूटना पड़ता है, और टूटने के बाद में जब ये अपनी माँ को सिलसिलेवार तरीके से बताती है तो माँ की गोद में सर रख कर ये जो मासूम बच्ची थी ये भी ज़ारो कतार रो रही थी। माँ की भी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह रहा था और अपनी बेटी को गोद में लगकर उसके सर को ये सहलाई जा रही थी और रोते जा रही थी। उसके बाद में ये अपनी बेटी को लेती है और इसी ललितपुर थाने में पहुंचती है, और वहां पर पहुंचने के बाद में ये 2 पेचों की पूरी तहरीर जो था वो वहाँ पर पुलिस में देती है। दोस्तों वहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं, एसपी साहब होते हैं, जो भी इस कहानी को सुनते हैं, ऐसा कोई भी वहाँ पर पुलिसकर्मी होता नहीं है जिसकी आंखों से आंसू नहीं आ जाते। दोस्तों जब पुलिस उन पूरे पन्नों को पढ़ती है तो उसमें टोटल 28 नाम दिखाई पड़ते हैं। 28 नाम जो कि नामजद कराए गए थे। इसमें 3 ऐसे लोग थे जो अज्ञात लोग थे, बाकी 25 ऐसे लोग थे जिसमें इस लड़की के रिश्तेदार, घर वाले और शहर के कुछ नामी लोग थे। दोस्तों उसके बाद में पुलिस ने इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लिया और 13 अक्टूबर को इस लड़की के जो बयान थे ये कोर्ट में कराए गए। लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। और दोस्तों मामले की गंभीरता को देखते हुए इस लड़की के घर पर पुलिस की भी तैनाती की गई थी ताकि कोई भी इस लड़की को कोई परेशानी ना पहुंचा सके, कोई हानि ना पहुंचा सके।
लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक और बात सामने आती है, लेकिन ये जो बात सामने आती है इसे सुनने के बाद में हर कोई हिल जाता है। दरअसल इस लड़की का जो छोटा भाई होता है वो भी सामने आता है और आने के बाद में कहता है कि पिताजी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ सुला लिया करते थे और सुलाने के बाद में उन्होंने मेरे साथ में कुछ इस तरीके का दुष्कर्म किया है। ज़रा सोचिए दोस्तों, ये बाप नहीं बल्कि एक पाप था जिसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा और अपने एक छोटे से मासूम बच्चे, एक तरीके से जो बेटा था छोटा वाला, उसको भी इसने नहीं छोड़ा। दोस्तों पुलिस ने इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लिया है और आप लोगों ने देखा कि इस कहानी के अंदर एक लड़की जो कि इस वजह से खौफज़दा हो जाती है कि उसकी माँ को जान से मार दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस लड़की ने अगर थोड़ी सी भी सतर्कता दिखाई होती तो ये पुलिस के पास जा सकती थी और अपनी माँ को भी बचा सकती थी और इस भेड़िए बाप का जो बहरूपिया चेहरा होता है वो भी लोगों के सामने लेके आ सकती थी। लेकिन लड़की डर जाती है। उम्र ही क्या थी, मात्र 11 साल। तो दोस्तों ऐसे बाप को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों कल के दिन के जो कमेंट्स हैं इसमें पहला कमेंट्स है अनिल सालोंके जी का। लिखते हैं अमीषा शाह और आलोक दोनों में हवत का जो भूस था, सवार था, बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बहुत दुखद घटना है। शावेज जी, आज गलती अमीषा के बदले मनीष नाम लिया, बाकी बढ़िया प्रस्तुति थी। तो भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बताया। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक से, तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। और प्रिया वर्मा है, लिखती हैं सर आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, माता रानी करे आप जल्द ही ठीक हो जाए। तो प्रिया वर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसके बाद में सुमन पांडे हैं, लिखते हैं जीजा कितना नीच था नया स्टोरी। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम सिंह है, लिखते हैं मैं नई दिल्ली से हूँ और मैं आपकी कहानी सुनता हूँ, अच्छी कहानी होती हैं। तो भाई राम सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, कहानी बहुत ही अच्छी थी और ऐसा करता हूं कि आपकी तबीयत भी अच्छी हो, आशा करता हूं कि आपकी तबीयत भी अच्छी हो। तो अनुज गोदारा जी मेरी तबीयत फ़िलहाल ठीक है, मैं अच्छा हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी कहानी रोज़ सुनता हूँ, लेकिन इश्क तो जानता हूँ लेकिन मुश्क क्या होता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, थोड़ा सा समझाना सर जी, थैंक यू। तो भाई इश्क तो इश्क होता है, लेकिन मुश्क एक ऐसी खुशबू होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। इंसान उसको कितना ही छुपा कर रख ले, वो खुशबू लोगों तक पहुंच जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इश्क और मुश्क कितना ही छुपाया जाए, ये छुप नहीं सकता। उसके बाद में दीपांशु सैनी है, लिखते हैं दीपेश कुमार सैनी कानपुर, नाइस स्टोरी। तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में निखिल सैनी है, लिखते हैं नमस्कार सर जी, मैं निखिल की माँ, कहानी रोज़ सुनती हूँ, अच्छा लगता है। आजकल लोग किस तरीके के क्राइम कर रहे हैं, लोग दूसरों को मारते काटते हैं, दर्द नहीं होता क्या? अपनों को चोट लगे तो क्या दर्द होता है? भगवान से नहीं डरते, बस चले तो मैं पेड़ की एक डाली तक न तोड़ूं, उनको भी दर्द होता है। कुशीनगर ज़िले से सर जी। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी कहानी सुनती हैं। उसके बाद में अफसार जी हैं, लिखते हैं सर हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप कहानी सुनाते हो पर आप थोड़ी सी हिस्ट्री अमेजिंग कहानी भी सुनाया करो सर, आपसे रिक्वेस्ट है। तो भाई अफसार जी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारा सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसका नाम शावेज मलिक है, उस चैनल पर हिस्ट्री से रिलेटेड कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं, तो आप उस वाले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद में राम प्यारे यादव जी हैं, लिखते हैं सर नमस्ते प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया। राम प्यारे यादव आजमगढ़ से। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एप्पल सिंह हैं, लिखते हैं ज़्यादा वक्त तो ले लिया भाई आपने, वीडियो छोटा बनाया करो, ज़्यादा व्यूज़ मिला करेंगे। तो भाई छोटा वीडियो बना रहा था, बीच में लोगों ने शिकायत की कि कहानी थोड़ी लंबी होना चाहिए, जिसमें सुने तो थोड़ा ऐसा लगे कि विस्तार से सुन रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी डिटेल में कहानी बनाना पड़ती है। उसके बाद में डॉक्टर AK अग्निहोत्री हैं, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में राज रावत हैं, लिखते हैं ये जो चक्कर है हवस का, ये फैमिलियों को बर्बाद कर देता है, भाई शुक्रिया। उसके बाद में इंसान कितना गिर चुका है, रेनू सुल्तियागी ईशाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में देव मेहरा लिखते हैं सर इश्क तो समझ आता है लेकिन मुश्क क्या होता है प्लीज़ बताइएगा। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इश्क आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, लेकिन मुश्क एक ऐसी खुशबू होती है कि जो कि छुपाने से भी छुप नहीं पाती। लोग उसको कहीं भी छुपा के रख लें, भले ही तिजोरी के अंदर रख लें, किसी डिब्बी में कैद कर रख लें, लेकिन उसकी जो खुशबू है ये पूरे घर के अंदर फैल जाती है, आस पास उसके एरियो में भी फैल जाती है। उसके बाद में ड्रीम चेसर अपना कमेंट्स करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनने के बाद में मैं सुना रहा था आपको, तो मुझे भी इस लड़की का जो दर्द है उसको महसूस मैं कर सकता था।
कि इस लड़की ने 6 साल तक किस तरीके से इस पीड़ा को सहा होगा। आप लोग लिखिएगा कि इस पिता को किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। और हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।